हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है और चित्र में वैसे बहुत अच्छा चित्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट संरचनाएं जरूर नजर आएंगी। थोड़ा सा मेरी कला जो है ना थोड़ी सी वीक है, इसलिए हो सकता है उतना अच्छा दिखने में न लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर हर एक संरचना को हमने स्पष्ट रूप से दिखाया है और इस वीडियो में हम इन्हीं संरचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग मानव जनन के बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं, पाई जाती है, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि एक लिंगी होते हैं। मानव कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। दूसरी बात है, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, तो आपको बता दें कि लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि नर एवं मादा दोनों अलग अलग दिखते हैं या फिर नर और मादा में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये नर है, ये मादा है। जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों में दाढ़ी मूछे नहीं पाई जाती हैं और पुरुषों में दाढ़ी मूछे पाई जाती हैं, है नहीं। और अगर हम लैंगिक द्विरूपता की बात करें या समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें स्तन विकास जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, स्तन पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, लेकिन नर में क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो आपको लैंगिक द्विरूपता का मतलब समझ में आ गया ना कि दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। आप देख करके भी बता सकते हैं। तीसरी बात है कि लैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मानव में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अगर आपने अलैंगिक बारे में पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियोज में कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर गुलाब की एक टहनी को काट दें और काट कर उसे दूसरी जगह पर लगा देंगे तो वहां से एक नया पौधा उगाता है। गन्ने को कटिंग करके लगा दो, नया पौधा उगाएगा। लेकिन मानव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें केवल क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, पाया जाता है। अगर हम चाहे ना कि अपना हाथ काट कर जमीन में गाड़ दे तो नहीं उगेगा, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक नहीं पाया जाता। तो पता लगेगा भैया, अगर हाथ काट के अगर लगा भी दिया जमीन में, है कि नहीं, तो हाथ भी जाएगा और कुछ नया मिलेगा भी नहीं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर हम समझ लेते तो उतना ही बेहतर है। उसके बाद युग्मक निर्माण आयु नर व मादा में भिन्न भिन्न होती है। आपने इस बात पर गौर किया होगा, हमारे हिसाब से तो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा शायद, और हो भी सकता है कि भाई पढ़ाओ आपने ये ना पढ़ा। ये चीज मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि जो नर में होता है ना, युग्मकों का निर्माण जीवन पर्यंत होता रहता है। भले वो एक आयु के बाद में स्लो होता है, धीरे होता है, शुक्राणुओं का निर्माण की गति जो होती कम पड़ जाती है, लेकिन लगभग जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद मादा में क्या होता है? मादा में 50 वर्ष के बाद में अंडाणुओं का निर्माण होना रुक जाता है। ठीक है, पांचवी बात एक और छूट रही है, तो हम छोड़े क्यों? ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब समझ रहे हैं? विविपेरस इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं। तो जरायुज ऐसे प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। आपके मन में अगर बच्चे तो सब देते हैं, अरे बच्चे कहाँ देते हैं यार? चिड़िया देखो, चिड़िया थोड़ी बच्चे देती, वो क्या देती? अंडे देती। मुर्गी क्या देती? अंडे देती। मगरमच्छ क्या देता? अंडे देता। सर्प क्या देते? अंडे देता। तो ये सब कैसे प्राणी हो गए? अंडयुज प्राणी कहलाते हैं। जो अंडे देते हैं उनको अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। हो गया क्लियर, है कि नहीं? तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक और थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। बात यह है कि लैंगिक अंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लैंगिक अंग किसे कहते हैं। भैया, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक अंग कहते हैं। सिंपल है, आसान है कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहा जाता है?
लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ये, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंग्लिश में आप ऐसा बोल सकते हैं। तो जो प्राथमिक का मतलब होता है, प्राथमिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए नर में युग्मक का निर्माण कहां पर होता है, वृषण में होता है। तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हो गया, वृषण हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल इसी को बताने के लिए इतना बता रहा हूं कि नर में प्राथमिक अंग क्या है, वृषण, और मादा में अंडाशय। क्योंकि वृषण से किसका निर्माण होता है, यहां से शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और यही दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, निषेचन करते हैं और भ्रूण बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहां तक अब आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नर जनन अंग के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक एक अंग उठाते हैं यहां से। हम सबसे पहले वृषण कोष देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वृषण कोष पाए कहां पर जाते हैं। तो देखिए, वृषण कोष आप सभी ने ऐसे नॉर्मली भी देखे होंगे, है ना, कि ये कहां पर पाए जाते हैं, दोनों टांगों के बीच में लटके होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम यहां से भी। वृषण कोष त्वचा का बना थैलीनुमा कोष होता है। कोष का मतलब समझ रहे हैं, खाली स्थान एक तरीके से होता है, जो उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में लटका होता है या स्थित होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक थैलीनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा मतलब पेट के निचले हिस्से पर और दोनों टांगों के बीच में लटका हुआ होता है। ये तो हो गई कि भाई पाया कहां पर जाता है, वृषण कोष। अब इस चित्र में आप देखना चाहें तो चित्र में आप ये देख सकते हैं, वृषण कोष। ठीक है, उसके बाद इसका तापमान शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये को, इसको आपको याद रखना है कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य इसका होता है ताप नियंत्रक का कार्य करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ध्यान दीजिएगा, जो वृषण होते हैं वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं। वृषण कहां पर पाए जाते हैं, वृषण कोष के अंदर। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका वृषण है और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, वृषण कोष। और वृषण में क्या होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इन शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए। उसी तापमान पर ये जीवित रहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता चल जाता, ज्यादा कम ज्यादा अगर हुआ ना तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं या मर भी सकते हैं। तो क्या करता है, वृषण कोष उस तापमान को बनाए रखता है। आपने भी देखा होगा ठंडी के सीजन में जो वृषण होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मतलब अगर देखा हो ना देखा हो बात की बात है, जो ठंडी के सीजन में क्या होता है, जब ठंडियों का मौसम आता है तो जो वृषण होते हैं वो शरीर में चिपक जाते हैं। क्या हो जाता है, शरीर में चिपक जाते हैं, गिर गई, शरीर में चिपक जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर शरीर, देखो जब वातावरण ठंडा होता है ना तो तापमान कम हो जाता है, तभी तो ठंडा होता है। तो इसलिए इनको थोड़ी सी गर्माहट चाहिए, इसलिए ठंडी के सीजन में ये यहाँ पर ऊपर शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे इन्हें गर्मी मिलती रहे थोड़ी सी। और गर्मियों के सीजन में यही वृषण क्या होते हैं, वृषण कोष नीचे लटक जाते हैं, क्योंकि शरीर बाहर भी गर्मी रहती है और शरीर का तापमान भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो अगर शरीर के टच में रहेंगे तो इनका तापमान ज्यादा होगा, शुक्राणु मर जाएंगे। मतलब शुक्राणु को जीवित रखने के लिए है इतना सब कुछ हो रहा है। तो शुक्राणु जीवित रहे इसलिए वृषण कोष ठंडी के सीजन में ऊपर चिपक जाते हैं और गर्मी के सीजन में ये लटके हुए होते हैं। ठीक है, और एक चीज है कि आपने कभी ऐसा भी होता है, इसीलिए हम लोगों को कपड़े जो है ना टाइट नहीं पहनने चाहिए, मेल के लिए खास करके कपड़े टाइट नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि जब आप कपड़े टाइट पहनते हैं मतलब चुभे हुए पहनते हैं तो ये आपका शरीर के टच में चला जाता है।
शरीर के टच में जाने की वजह से यहाँ पर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कभी कभी तो इतनी कम हो जाती है कि पुरुष नपुंसक भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मना किया जाता है, या फिर माँ बाप शायद किस चीज के लिए मना करते हैं पता नहीं, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है, इसलिए हम लोगों को कपड़े टाइट नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि मान लो अगर गर्मी के महीने में आपने पहन लिया कपड़े टाइट, तो ये कहां चले जाए, चिपक जाते हैं इस पर, तो इतने टेम्परेचर पर यहाँ शुक्राणु मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कपड़े टाइट नहीं पहनने चाहिए, खास करके मेल के लिए ये एक सुझाव भी है और जानकारी भी। तो आपको इसका पूरा ब्रषण को समझ में आ गया ना, कितना ज्यादा रोल अदा करता है। ताप नियंत्रण मतलब ब्रषण को टेम्परेचर मेंटेन करता है, ब्रषण का ब्रषण कोश। अब ये आपका इतना टॉपिक क्लियर होता है। अब हम लोग ब्रषण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रषण पाए कहां पर जाते हैं। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले कि ये ब्रषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो आपका ब्रषण कोश है, इसके अंदर जो अंडाकार गोली जैसी जो संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रषण कहते हैं। इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो ये ब्रषण कोश में होती हैं। लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, वहीं चौड़ाई इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। आकार की बात करें तो आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। अब आप अगर मन में थोड़ा सा कल्पना करें, सोचिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडाकार संरचनाएं होती हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। उसके बाद प्रत्येक ब्रषण में 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें ब्रषण पालिका कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में, आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ब्रषण होता है ना, इसमें छोटी छोटी कक्षाएं बनी होती है, छोटी छोटी सी कक्षाएं होती हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको बना के, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्रषण पालिका कहते हैं। लगभग 250 होती हैं एक ब्रषण में। समझ में आ गया ना, छोटी छोटी कक्षाएं, जैसे स्कूल में कक्षाएं होती, उसी तरीके से ब्रषण के अंदर भी कक्षाएं होती, पालिकाएं होती हैं, जिन्हें ब्रषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक ब्रषण पालिका, इसके अंदर ये जो प्रत्येक ब्रषण पालिका, मान लीजिए हमने एक को ले लिया, प्रत्येक ब्रषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। जो ब्रषण पालिका होती है ना, इसमें महीन महीन 1 से 3, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, नली जैसे नहीं होती, नली जैसी संरचनाएं पाई जाती, 1 से 3 होती हैं और बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। ठीक है, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती, जिन्हें शुक्रजनक नलिका बोलते हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हें इंग्लिश में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये इसके अंदर पाई जाती ब्रषण पालिका में। ठीक है, तो ब्रषण पालिका में जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, अब ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक है शुक्रजन कोशिका, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। दूसरी है आपकी सर्टोली कोशिका। तो यहीं पर ये जो ब्रषण पालिकाएं हैं, ब्रषण पालिका के अंदर क्या है, आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं हैं। तो इन्हीं शुक्रजनक कोशिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका होती है शुक्रजन कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका। तो यही शुक्रजन कोशिका यही शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है, शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया में। उसके बाद जब शुक्राणु बन जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, तो उनको पोषण सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करते हैं। तो सीधा सीधा शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और उन्हें भाई बनने के बाद में, जब जैसे मान लीजिए कि बच्चे नहीं पैदा हो जाते, तो ऐसा थोड़ी कि उन्हें मां छोड़ देती है, उन्हें भी तो पोषण चाहिए। कुछ दिनों तक उन्हें खाना की हमेशा वैसे जरूरत होती, छोटे में और ज्यादा जरूरत होती। तो उसी तरीके से जब शुक्राणु निर्माण होते हैं, यहाँ पर जब शुक्राणु बनते हैं, तो उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य सर्टोली कोशिका करती है। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना कुछ खाली जगह होती है।
जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उसको अंतरस्टिशियल अवकाश कहा जाता है। यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं, मतलब कई सारी बिखरी होती हैं, तो यहीं से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। आपने एंड्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में, का जो चैप्टर उसमें जरूर पढ़ा होगा। तो यहीं से मतलब वृषण से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी ही हम लोगों के शरीर में परिवर्तन आते हैं, मतलब नर में मूंछों का निकलना, है ना, आवाज का भारी हो जाना, ये किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, तैयार होंगे आप लोग। सबसे पहली बात, वृषण जो होते हैं वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, आकार अंडाकार होता है। वृषण पालिका में 250 जो मतलब वृषण होता है, वृषण में 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। वृषण पालिका के अंदर महीन नलिकाएं होती हैं, बहुत कुंडलित होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शुक्रजन कोशिका, एक सर्टोली कोशिका। यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन से शुक्रजन कोशिकाओं से में की कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो यहीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये इन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने वृषण के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिवृषण के बारे में कि अधिवृषण क्या होता है। देखिए, जो अधिवृषण होता है यह वृषण से चिपका हुआ होता है। अभी तक आपने वृषण के बारे में पढ़ा, यहाँ पर इस संरचना के बारे में अब आपने पढ़ रखा है। इसके बाद यहाँ पर आप एक टोपी सदृश संरचना देखते हैं, मतलब कई सारी जैसे जाल जैसे नहीं हो जाता उस तरीके की संरचना देखते हैं, जो वृषण के ऊपरी सिरे पर चिपकी हुई होती है। इसी को क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है, यह प्रत्येक वृषण से चिपकी कुंडलित नलिका होती है जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। मतलब होती तो 6 मीटर लंबी, लेकिन इतना ज्यादा कुंडलित हो जाती है ना, मतलब कुंडलित का मतलब मुड़ जाती है, आपस में लिपटी हुई होती है कि ये यहीं पर इतने में आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। जैसे यहाँ पर जो निर्माण होता है शुक्रजन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का, यहाँ के बाद में ये नलिकाओं के माध्यम से यहाँ पर आते हैं अधिवृषण में। तो यही अधिवृषण में आने के बाद में शुक्राणु क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया ना? तो अधिवृषण, वैसे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है अधिवृषण को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये एक जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक ये बीच का हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है और इससे मतलब अधिवृषण से फिर निर्माण होता है शुक्रवाहिनी का। ये बाहर निकलती है तो शुक्रवाहिनी का बन जाता है। तो अब हम लोग शुक्रवाहिनी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो शुक्रवाहिनी होती है, देखो अब यहाँ पर अधिवृषण से यहाँ से फिर अधिवृषण के अंतिम सिरे से शुक्रवाहिनी शुरू हो जाती, स्टार्ट हो जाती। ये जो यहाँ तक आपको दिख रही है, यहाँ तक जो आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और ये आकर के ये शुक्राशय इसमें खुल जाते हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? इसे देखो शुक्रवाहक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वास डिफरेंस कहा जाता है। और इसका निर्माण अधिवृषण के पुच्छ से होता है। जैसे हमने बताया ना कि ये अधिवृषण होता है, इसके ये जो अंतिम सिरा है पुच्छ होता है, उससे इसका निर्माण होता है। इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और आंशिक कुंडलित होती है, मतलब थोड़ा बहुत मुड़ी हुई होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहक होती है, वास डिफरेंस है, ये जाकर के मूत्राशय के ऊपर से होकर आती है। जो मूत्र नली होती है, जिसे हम लोग मूत्र नलिका या यूरेटर्स बोलते हैं। आपने उत्सर्जन जब पढ़ा होगा, किडनी पढ़े होंगे आपने, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा किडनी स्थित होती है। किडनी से मूत्र लाने के लिए एक मूत्र नलिका होती है, ये मूत्राशय है। यहाँ पर मूत्र आकर के इकट्ठा होता है, एकत्र होता है। ठीक है, फिर इसी के माध्यम से शरीर से बाहर होता है, शिश्न के माध्यम से।
तो यहाँ पर ये जो शुक्रवाहिका है मूत्र नली के ऊपर से होती हुई कहां पर आकर के खुलती है, शुक्राशय में। समझ में आ गया ना। तो ये सीधा सी बात है भाई, ये क्या करेगी, यह शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जैसे वृषण में बने, वृषण में बनने के बाद में शुक्राणु कहां जाएंगे, अधिवृषण में। अधिवृषण में जाने के बाद में शुक्राणु शुक्रवाहिका के माध्यम से कहां पहुंचते हैं, शुक्राशय में। देखिए बीच में प्रोटेस्टेट ग्रंथि भी आ रही है, इससे होते हुए कहां पर पहुंचता है, शुक्राशय में पहुंचता है। उसके बाद शुक्राशय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये जो शुक्रवाहिनी है खुलती है कहां पर जाके, शुक्राशय में। ठीक है, तो शुक्राशय क्या होती है, यह एक थैली नुमा संरचना होती है, थैली के जैसे होती है। इसके द्वारा हल्का पीला क्षारीय पोषक तरल का स्त्रवण होता है, मतलब यहां से एक तरल पदार्थ निकलता है जो देखने में हल्का पीला लगता है और प्रकृति उसकी हल्का क्षारीय होती है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्राणु आ जाते हैं तो इसमें इसी जो तरल पदार्थ स्त्रवित होता है, निकलता है शुक्राशय से, इसमें शुक्राणु क्या करते हैं, गति करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने वीर्य देखा होगा है ना, जो जनन की प्रक्रिया के समय या मैथुन करते समय जो निकलता है, तो उसका निर्माण शुक्राशय से ही होता है। ठीक है, जब उसमें मतलब जो पीला हल्का स्त्रवण होता है वो आपका तरल पदार्थ, उसमें जब शुक्राणु मिल जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है, वीर्य का निर्माण करते हैं। और शुक्राशय से नलिका, शुक्राशय से निकलने वाली एक छोटी नलिका शुक्रवाहिनी से मिलकर एक स्खलन नलिका बनाती है। यहां पर ये देखो, ये बीच की जो नलिका होती है ना, ये इसी को स्खलन नलिका या एक्जुगेटरी डक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए ना, तो यहां से शुक्रवाहिनी से शुक्राणु कहां पर पहुंचते हैं, शुक्राशय में। शुक्राशय में एक हल्का पीला क्षारीय प्रकृति का तरल स्त्रवित होता है, जिससे मिलकर शुक्राणु क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। और उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए, ये मूत्र मार्ग से होते हुए और ये शिश्न के सहायता से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, आपका बचता है क्या, मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि ये देखो सहायक ग्रंथि होती है, इसका उतना बहुत बड़ा रोल नहीं होता। कभी कभी यहाँ पर ये फूल जाती है तो ये मूत्र जैसे कुछ लोगों को पेशाब करते टाइम दर्द होता है, मूत्र निकालते टाइम उत्सर्जन करते समय दर्द होता है, तो ये इसके फूलने की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मूत्र मार्ग को देख लेते हैं कि मूत्र मार्ग क्या है। तो शुक्राशय के बाद में हमारा आता है मूत्र मार्ग। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका जो ये हिस्सा है, ये पतली सी जो नली है, ये आपका मूत्र मार्ग, इंग्लिश में इसे यूरेथ्रा बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, तो शुक्राशय स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय के एक सक्रिय भाग मूत्र भाग में खुलता है, मूत्र मार्ग में। ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है, इधर का हिस्सा। ठीक है, और ये आपका स्खलन नलिका होती है। तो ये जो शुक्राशय है, स्खलन नलिका की सहायता से कहां पर खुल रही है, मूत्र मार्ग में। तो मूत्र मार्ग में खुलती है। उसके बाद मूत्र मार्ग शिश्न के जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। अब ये जो मूत्र मार्ग है, ये शिश्न का एक यहाँ पर आगे एक छिद्र होता है, तो ये बाहर खुल जाता है। तो मतलब जो मूत्र मार्ग होता है वह शिश्न में, इसको जनन छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। यह शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त रास्ता है। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इसी रास्ते से मूत्र भी शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर मूत्राशय है और मूत्राशय इधर से होते हुए मूत्र मार्ग के रास्ते से जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। और शुक्राणु भी क्या करते हैं, वो भी शुक्राशय में आए माफ कीजिएगा, शुक्राशय में आए। शुक्राशय में आने के बाद में मूत्र मार्ग की सहायता से ये जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो एक अंतिम अंग आपका संरचना बचती है, वो है शिश्न। तो अब हम लोग शिश्न के बारे में भी देख ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर एक संरचना इस तरीके से, ये लंबी बेलनाकार संरचना देख रहे होंगे।
तो ये क्या होती है, देखो यह बेलनाकार पेशीय मैथुन अंग होता है, ठीक है, मैथुन अंग होता है, ठीक है, ये सेक्स करते टाइम यूज होता है, मैथुन अंग होता है, संभोग के समय इसका उपयोग होता है, और इसी के रास्ते से जो वीर्य होता है शरीर से बाहर निकलता है, या फिर शिश्न की सहायता से ही वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट करा करके गर्भाशय में वीर्य को छोड़ा जाता है, ठीक है, या फिर योनि में छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद गर्भाशय में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यह क्या है, मैथुन अंग होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है, मतलब बेलनाकार आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। अब बना किससे होता है ये चीज देख लेते हैं। यह रुधिर नलिकाओं एवं पेशियों से निर्मित होता है। ये इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, यह प्रमुख रूप से रुधिर नलिकाओं और पेशियों से मतलब मांस से बना होता है। और इसमें जब ब्लड सर्कुलेशन रुधिर वाहिनियों में जब तेज हो जाता है, यहाँ पर ये कोटर बोलते हैं इनको, जब इनमें रुधिर भर जाता है तो ये टाइट हो जाता है, और जब ये रुधिर यहाँ से मतलब कोटर होते हैं खाली हो जाता है तो ये फिर से अपनी पुरानी अवस्था में और छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहां तक हमने देख लिया, निर्मित होता है। और उसके बाद एक तीसरी बात लिखी हुई है, यह वृषण कोश के अतिरिक्त एकमात्र बाह्य जननांग है। आपने इतने सारे ये सभी जननांग हैं, ठीक है, जननांग में जो भाग रहते वही क्या है, जननांग, लेकिन केवल 2 ही जननांग शरीर के बाहर होते, बाकी सभी क्या होते हैं, शरीर के अंदर होते, मतलब आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। तो एक आपका वृषण कोश हो गया जो कि आप देख सकते हैं, दूसरा आपका क्या हो गया, शिश्न, जिसे हम लोग पेनिस भी कहते हैं, देख सकते हैं। तो अब ये तो आपका पूरा जननांग जितने भी अंग थे हम लोगों ने देख लिए। कुछ सहायक ग्रंथियां होती जैसे प्रोटेस्टेड ग्रंथि और भी कुछ ग्रंथियां, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम इसी समय। देखिए मनुष्य में कुछ जननांग के अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे प्रोटेस्टेड ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, ठीक है। तो ये कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। सहायक ग्रंथियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीर्य के निर्माण में सहायता करती है, वीर्य बनाने में, शुक्राणुओं को पोषण देने का भी कार्य करती हैं, और इसके साथ साथ उनको जीवित रखने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का नर जनन तंत्र पूर्ण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।